वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो हमारा दूसरा पार्ट है ये, और हम लोग चैप्टर 13 में चल रहे हैं। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन गोलीय सतह से, अध्याय 13, 10th साइंस। और ये नीट के भी क्वेश्चंस के लिए यूज़फुल है, और ये सीजीएपएम के लिए, जी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको। तो शुरू करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब किरण के आरेख, इसका जो पहला वीडियो है वो आप डिस्कशन बॉक्स में देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्लियर करी थी अवतल दर्पण में, है ना। अवतल दर्पण में किरण आरेख। अब हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण में किरण आरेख। ठीक है, तो प्रतिबिंब का बनना, तो इसके पहले पूरी तरह आप पहले वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो यहाँ पर चलते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो कैसे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो आप अवतल दर्पण में देखे होंगे, मैं 6 सिचुएशन बता चुका हूँ, है ना, कि 6 जगह कहाँ कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग उत्तल दर्पण में चलते हैं कि वस्तु कहाँ हो। तो अवतल दर्पण में तो बहुत सारे सिचुएशन होती है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल 2 ही सिचुएशन होती है। देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। चलिए देखिए, अब मान लो जाए यह वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है ना। ये आपका उत्तल दर्पण है ना। और जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। चलिए, हमने वस्तु अनंत पर बना रखी है ये, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप पहले एक किरण यहाँ से हम लोग विस्तारित करते हैं, विस्तारित कर देते हैं, विस्तार सॉरी, यहाँ से ले जाते हैं हम किरण, है ना। यहाँ से भी एक किरण ले जाते हैं, ठीक है। और जब आप जानते हो कि कोई प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है ना। तो फोकस से होती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। तो यदि देखिए, अच्छा इसको मैं ध्यान देना भूल गया था थोड़ा सा। ये है आपका फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी। अवतल दर्पण की बात करते थे तो अवतल दर्पण ऐसे बनता था, ठीक है। चलिए, तो यदि ये टकराएगी तो यहाँ से ये ऐसी इस तरफ जाएगी, है ना। तो ये इस तरफ जाती है टकराने के पश्चात, है ना। और ये वाला जो रेखा है वो इस तरफ जाती है टकराने के पश्चात, ये ऐसे यहाँ से, है ना। तो इसको अगर हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं, देखिए फोकस में आती हुई प्रतीत, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये क्लियर कर लीजिएगा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपका क्वेश्चन बनता है। तब क्या होता है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु एफ पर बनेगा। चलिए, तो ये वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। कहाँ पर है, अनंत पर है। सॉरी सॉरी, अनंत पर है, तो अनंत पर है वस्तु। तो यहाँ से देखेंगे तो किरण ऐसे आपतित होगी, है ना। और प्रतिबिंब देखेंगे तो इसको ऐसे हम लोग मिलाते हैं, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगी एकदम बिंदु के आकार बनेगी, एकदम छोटा सा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, है ना। तो ये आपको क्लियर कर लेना है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है ना। चलिए, तो ये हमने पूरा किरण आरेख बना रखी है, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, ओके। तो पहला बात ये कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा, ये पहला सिचुएशन। कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये प्रतिबिंब है वो आभासी होगा कि वास्तविक होगा। तो देखिए, जो वास्तविक किरण के मिलने से बनता है वो होता है आपका वास्तविक किरण, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब। अब यहाँ पर ये वास्तविक प्रतिबिंब किरण है वो यहाँ जा रही है, वास्तविक किरण यहाँ से जा रही है, और ये जो बना रहे हैं वो क्या है, आभासी किरण है ना। तो इसके आधार पर हम लोग कहेंगे कि ये आभासी प्रतिबिंब होगा, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा। और आगे चलते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा। तो देखिए, यहाँ पर अनंत पर रहेगा तो वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तीसरा, चौथा, और वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अब देखिए कि यहाँ पर जितना भी हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में बात करते हैं वहाँ पर प्रत्येक जो प्रतिबिंब उल्टा बनता था, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है ना। लेकिन यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब अर्थात ये क्या बनेगा, सीधा बनेगा। इस तरह से पहला सिचुएशन क्लियर हो गया आपको, है ना। चलिए, दूसरा हम चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन ये बनता है आपका कि वस्तु वस्तु उत्तल दर्पण से उत्तल दर्पण से एक
निश्चित दूरी पर हो, दूरी पर हो, मतलब हम लोग अवतल में क्या देखते थे कि फोकस पर है, कि वक्रता केंद्र पर है, तो वक्रता केंद्र के पीछे है, कि अनंत पर है, वगैरह वगैरह बहुत सारे देखते थे, है ना। तो उसमें 6 सिचुएशन आती थी, इसमें केवल 2 ही सिचुएशन है कि या तो ये कहाँ होगा, अनंत पर होगा, या तो किसी भी बिंदु पर हो, किसी भी बिंदु पर हो उसका प्रतिबिंब केवल एक ही जगह बनेगा, है ना। अब उसमें क्या होता था, केंद्र वक्रता केंद्र पर था तो दूसरी जगह बनता था, फोकस पे था तो दूसरी जगह बनता था, वक्रता केंद्र फोकस के बीच होता था तो दूसरी जगह बनता था। अब इसमें आप वस्तु को कहीं पर भी रखो, वो सबका प्रतिबिंब एक ही जगह ही बनेगा। यही हमारा मेन पॉइंट है इसका, है ना, उत्तल दर्पण का। तो जब वस्तु उत्तल दर्पण से एक निश्चित दूरी पर हो, या वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं पर हो, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर कहीं पर हो, वस्तु उत्तल दर्पण में एक निश्चित दूरी पर हो, ऐसा कह सकते हैं, या तो वस्तु मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए, है ना। तो हम लोग एक वस्तु बना देते हैं, यहां से ये बना दिए एक वस्तु, है ना। चलिए, और हम किरण अगर ये करते हैं, पहले तो इधर इधर देख लेते हैं हम लोग, ये इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, इसको वक्रता केंद्र सी, है ना। तो बात ये करते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण है, वह एक किरण तो ऊपर से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। एक किरण अगर सीधा जाती है तो आप जानते हो कि जो किरण है वो, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, तो वो कैसे दिखती है, फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। ये फोकस है, तो ये टकराएगा तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ये ऐसे आकर दर्पण से टकराएगा तो ऐसे इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर इसको पीछे की ओर ऐसे बढ़ाते हैं ऐसे, तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। एक किरण को यदि हम लोग फोकस में ले जाते हैं तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन हम लोग फोकस में ना ले जाकर हम लोग कहाँ लेंगे, वक्रता केंद्र में ले जाएंगे, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से संबंधित बनाते हैं, तो ये यहाँ से बनेगा, और उधर अंदर नहीं ले जाना है ना, ठीक है, क्योंकि दर्पण यहाँ तक है। अब ये ऐसे यहाँ से आती है, तो आप जानते हो कि इसको थोड़ा सा ऐसे हम लोग डेस डेस में बना देते हैं। और उत्तल दर्पण में भी आप लोग जानते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण है वो वक्रता केंद्र पर आती है तो क्या होती है, अपनी दिशा में वापस लौट जाती है कि नहीं। तो यदि यहाँ का जो प्रकाश हम लोग बात करते हैं वो अगर ऐसे जा रही है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ टकराने के पश्चात कहीं पर ऐसे परावर्तित नहीं होगी, वो अपनी दिशा में वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमको 2 सिचुएशन प्राप्त हुए, है ना। एक ऐसा जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला लकीर है, इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं ऐसे, ठीक है, आभासी आभासी किरण है ये, और यहाँ से जाएंगे ये वास्तविक है, फिर इसको पीछे को बढ़ाते हैं, ये आभासी है। तो जो यहाँ पर जो टकराया है ना, यहाँ पर जो टकराता है उस सिचुएशन में यहाँ पर एक क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब, ठीक है। तो यही पर बनेगा प्रतिबिंब, है ना। तब कहाँ पर बनेगा, तो देखिए कि वस्तु का प्रतिबिंब एफ और पी के बीच बनता है, एफ और पी के बीच, एक वस्तु का प्रतिबिंब एफ और बी, एफ मतलब कौन, एफ मतलब फोकस, और पी मतलब क्या है, ये जो दर्पण है, दर्पण मतलब दर्पण के जो ध्रुव है, अर्थात कहाँ पर बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच, अर्थात फोकस एफ और पी के बीच बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक किरण नहीं मिल रही इसमें ना, आभासी किरण मिल रही, मतलब आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु से छोटा, देखिए वस्तु से क्या बनता है, ये छोटा बनता है, और सीधा सीधा बनता है। अब जानते हो कि जो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दर्पण के अंदर बन रहा है ना, मतलब वो सीधा बनता है, और दर्पण के सामने बनता है, ठीक है, तो वो उल्टा बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण भी क्लियर हो गई। और अवतल दर्पण के लिए तो आप पहले वीडियो देख सकते हैं आगे जाकर। चलिए, आगे का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, और बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो ध्यान से देखिए कि इसका क्वेश्चन कैसा आता है। इसका क्वेश्चन आता है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर, वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध स्थापित करिए। त्रिज्या का मतलब क्या समझते हैं, मान जाए कोई एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त, उस वृत्त का ये केंद्र है, और केंद्र से यहाँ पर परिधि तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, क्या बोलते हैं, त्रिज्या, है ना। मतलब ये जो वक्रता केंद्र है और ये जो ध्रुव है, इसके बीच की दूरी को हम लोग बोल देंगे आपका क्या, वक्रता त्रिज्या। और फोकस ये है, ये वक्रता केंद्र है, तो ये बोला जा रहा है कि गोली दर्पण के फोकस दूरी मतलब एफ
और वक्रता त्रिज्या मतलब सी से लेकर यहाँ पी तक, इन दोनों में क्या संबंध है, वक्रता त्रिज्या और एफ में क्या संबंध है, यही बताया जा रहा है आपको, है ना। तो पहले तो आपको समझ जाना चाहिए कि इन दोनों में क्या संबंध है। सीधी बात यह है कि फोकस दूरी है, ये जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधा होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और फोकस दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेकर, ठीक है, ओके, है ना। या तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये फोकस दूरी, मतलब सीधी बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की, या तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधा है, मतलब फोकस की दूरी यहाँ यहाँ क्या है, आधा है। किसकी आधा है, वक्रता त्रिज्या की। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपका, फोकस। तो फोकस क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या क्या हो गया, आधा हो गया, अर्थात f बराबर 1/2। ठीक है, फोकस बराबर अपना अपना वक्रता त्रिज्या का क्या है, आधा। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं मेन पॉइंट में कि गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर में संबंध स्थापित करिए, है ना। तो सिंपल सी है, और एक क्वेश्चन और बन सकता है, ऐसा पर यहाँ पर लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी, ये जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है, देखिए ध्यान से, एकदम तरीके भी देखें कि सबसे पहले बात है कि चित्रानुसार एक अवतल दर्पण लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं, अवतल दर्पण ले लेते हैं, जिसका मुख्य अक्ष CP, ठीक है, जिसका मुख्य अक्ष कौन भाई, ये C, ये सी वक्रता केंद्र वाला, और यहाँ से लेकर P, ठीक है, ध्रुव वाला, है ना। तो जिस वक्रता चित्रानुसार एक अवतल दर्पण लेते हैं जिसका मुख्य अक्ष CP, ध्रुव P, फोकस बिंदु F तथा वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र क्या है, C है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली ये किरण, ये मुख्य अक्ष हो गया आपका, और ये हो गया किरण, है ना। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, ये किरण AB, इसको AB नाम दे देते हैं, AB। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण AB अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरती है। मतलब आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो कहाँ से होकर गुजरती है भाई, वो फोकस से होकर गुजरती है, ये फोकस से होकर गुजरती है। अतः यहाँ CB गोली दर्पण की परिधि के बिंदु B पर, परिधि के बिंदु कौन है, B, ये। अतः CB किसको बोला जा रहा है, मतलब ये B है और ये C है, तो इसको हम लोग बोलेंगे CB रेखा, ठीक है। अतः यहाँ CB गोली दर्पण के परिधि के बिंदु B पर खींची गए जाने वाली स्पर्श रेखा पर लंब होगी, मतलब ये क्या होगी, लंब होगी, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिए एक बार रिपीट सुन के, है ना। अब बात करते हैं हम लोग, हमारे पास है क्या, हमारे पास देखिए, हमारे पास है कोण एकदम सिंपल सी है, देखिए कोण AB और C है हमारे पास। देखिए कोण ABC है हमारे पास, ठीक है, वो बराबर है, वो क्या है, बराबर, किसके बराबर है, CBF के बराबर है। क्यों, आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के बराबर होगी, ये तो आप जानते हो। ठीक है, ये किरण है, यहाँ पर आपतित होती है, आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, उसके बीच अगर अभिलंब खींचते हैं तो आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपतन कोण हो गया, परिवर्तन कोण हो गया, ठीक है। तो ABC बराबर CBF, कोण CBF, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखना है आपको परावर्तन के नियमानुसार, नियम से, या परिवर्तन के नियम से, ठीक है, परिवर्तन के नियम से। अब ये तो क्लियर हो गया परिवर्तन के नियम से। अब बात करते हैं, चूंकि मुख्य अक्ष, कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष कौन है हमारे पास, मुख्य अक्ष हमारे पास CP है, ये C और P है ना मुख्य अक्ष, ठीक है, चूंकि मुख्य अक्ष, ठीक है, चूंकि मुख्य अक्ष, कौन सा मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष हमारे पास कौन है, CP है, CP है ना।
तो चूंकि हमारे पास एक चीज़ और देख रहे हैं, ये एक हमारे पास मुख्य अक्ष है। कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष। यहाँ से अगर पूरा कह सकते हैं, जहाँ तक जाए वो मुख्य अक्ष कह सकते हैं इसको, है ना। मुख्य अक्ष के बराबर कौन है आपका? ये जो ए बी दिख रहा है वो बराबर है उसका। समझ रहे हैं बात मेरी? यहाँ से हम लोग ऐसे देखते हैं इसकी जो ऐसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। मतलब ये जो ए बी जो लाइन है वो मुख्य अक्ष के बराबर है। क्लियर हो रही बात मेरी? ये जो ए बी लाइन है वो मुख्य अक्ष कौन है? सी पी है ना अपने पास। अब आपको ये नहीं सोचना है कि सी पी तो इतना तक ही सीमित है, नहीं, ये पूरा का पूरा आपका मुख्य अक्ष है। कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो सी पी मुख्य अक्ष है, वो किसके बराबर होगी? ए बी के बराबर होगी। सीधी बात ये है कि ए बी ये है तो सी पी है, ये देखिए। तो ये दोनों जन क्या है? बराबर है। ये दोनों जन क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर है चूंकि ए बी लिख देना यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर बीच में डाल देना, चूंकि ए बी मुख्य अक्ष सी पी के समानांतर है। चूंकि ए बी मतलब ये ए और ये बी मुख्य अक्ष सी पी के समानांतर है ना। अर्थात ए बी समानांतर सी पी, ठीक है, व बी सी उन्हें काटती है। बी सी, ये बी और सी, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन है, ठीक है। दोनों एक दूसरे क्या है? समानांतर है। और बी सी क्या उसका करती है? उसको क्या कर देती है? यहाँ पर काट रही है ना। इसको नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो बी सी उससे क्या कर रही है? काट रही है। ओके, अब इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे तो एक पूरा रेखा हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये बी सी क्या कर रही है? उसको काट रही से बोलते हैं इसको, है ना। अब बात करते हैं कि और हमारे पास क्या क्या हो सकता है। और हमारे पास है कोण ए बी सी, वो तो है, पहले ही मैं बोल चुका हूँ। बराबर क्या है? सी बी एफ, ये तो है एकांतर कोण। अब हमारे पास क्या है कि कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। बी सी एफ क्या? अब इसमें क्या समझ रहा है? एकांतर कोण, ठीक है। मतलब यदि मैं इसको कैसे बना रहा हूँ, ए बी सी को ऐसे बना रहा हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। और ऐसा आया है एक लकीर, वो सी हो गया, ये वाला, ठीक है। और सी से एस से गया है वो क्या हो गया? एफ। तो देखिए यहाँ पर ऐसे अपना ये ग्राफ टाइप से बनता है, ग्राफ नहीं बोल सकेंगे इसको, आकृति बनता है, एन आकृति, उल्टा एन। तो यहाँ एक कोण होगा, ठीक है, इसको रेड में कर देते हैं। यहाँ एक कोण होगा और यहाँ एक कोण होगा। तो ये कोण और ये कोण का है आपका एकांतर कोण। कौन सा कोण है? एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं, आप लोग गणित के नियम में जानते हो, है ना। तो एकांतर कोण बराबर, ठीक है। इसको आप लोग समीकरण एक मान लीजिए, इस वाले को, है ना। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2, ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया, धीरे धीरे हर चीज़ क्लियर होते जाएगा ना। ए बी सी और ये सी बी एफ क्यों बराबर थे? क्योंकि परिवर्तन के नियम से। और ए बी सी और बी सी एफ, अब बी सी एफ ये बराबर है क्योंकि यहाँ और यहाँ क्या है? एकांतर कोण है ना। अब त्रिभुज सी बी एफ में, सी बी एफ इसको ऐसे देखेंगे तो ये एक क्या बनता है? एक त्रिभुज बनता है। क्या बनता है? त्रिभुज बनता है, ठीक है। तो सी बी एफ में क्या होता है कि समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से क्या होता है कि हमारे पास है ए बी सी है, हमारे पास ए बी सी बराबर क्या है? सी बी एफ है ना। और इधर भी देखिए ए बी सी बराबर क्या है? बी सी एफ है कि नहीं। ए बी सी बराबर सी बी एफ है और ए बी सी बराबर बी सी एफ है, मतलब ए बी सी दोनों तरफ है ना। और इसका तो ये देखिए कि ए बी सी इसके बराबर है, सी बी एफ के बराबर है, तो सी बी एफ है वो बी सी एफ के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। ए बी सी यदि बी सी एफ के बराबर है और ए बी सी के बराबर बी सी है, तो सी बी एफ है किसके बराबर हो जाएगा? बी सी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी सी एफ बराबर सी बी एफ, ठीक है। समीकरण एम दो से ऐसे लिखे हम लोग, समीकरण 1 एम क्या है? 2 से, ये लिख लीजिए, है ना। ये तो क्लियर हो गया। अतः ये हमारे पास सी एफ है। सी एफ कहाँ है हमारे पास? ये सी और एफ है, सी एफ, ठीक है, ये सी एफ हो गया।
और इधर देखिए बी एफ है ना, तो ये बी और ये एफ हो गया, बी और एफ, सी एफ और ये बी एफ। ठीक है, तो सी एफ बराबर बी एफ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि समान कोण के सम्मुख भुजाएं, समान कोण की सामने की भुजाएं या सम्मुख भुजाएं, सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब सामने की भुजा कैसे बराबर होती है, देखिए कि हमारे पास ये सी एफ हो गया, ये सी एफ हो गया। ठीक है, अब सामने की कोण, सामने की जो कोण है आमने सामने का त्रिभुज में, त्रिभुज बात करते हैं तो ये हमारे पास त्रिभुज प्राप्त हुआ है ना। ठीक है, तो आमने सामने की कोण क्या होते हैं, सामने की आमने सामने की जो कोण है और सामने की जो भुजा है, समान कोण के जो सामने की भुजा है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो ये एक कोण हो गया और ये दूसरा कोण हो गया है ना, ये समान कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया, समान कोण। और वो समान कोण की जो सामने की भुजाएं होती है, सामने क्या होती है, भुजाएं। तो एक भुजा देखिए यहाँ पर है हमारे पास एक भुजा, यहाँ देखिए बी एफ है, बी एफ एक भुजा है और सी एफ दूसरा भुजा है। तो ये कोण अगर बराबर है तो इनकी जो सामने की जो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ये नियम है ना। ठीक है, तो बी एफ बराबर सी एफ, उसी को बोला गया है सी एफ बराबर बी एफ। ठीक है, ये बोला गया है आपको, है ना। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको, धीरे धीरे सुनना है आपको। ठीक है, और ध्यान से देखना है कहाँ क्या लिखा जा रहा है ना। चलिए, अब ये तो बात हो गई आपके पास सी बराबर क्या है, बी एफ, है ना। अब बात करते हैं कि यदि बिंदु दर्पण के ध्रुव, यदि बिंदु बी, बिंदु हमारे पास, इसको थोड़ा देखते हैं, ये बिंदु बी के बारे में बात कर रहे हैं ना। यदि बिंदु बी दर्पण के ध्रुव का क्या नाम है, पी का नाम है, पी नाम है। ठीक है, तो यदि बिंदु बी दर्पण के ध्रुव पी के अत्यंत समीप हो, ध्रुव पी के अत्यंत क्या हो, समीप हो, और दर्पण की वक्रता कम हो। ये बोला जा रहा है कि ये बी है, बी वो किसके, पी के क्या एकदम निकट है ना, ऐसे एकदम निकट है। ठीक है, ऐसे बी के एकदम निकट है, और जो वक्रता है, ये पूरा का पूरा वक्र है बंदे। ठीक है, तो ये वक्रता त्रिज्या है, तो इसका जो वक्रता है थोड़ा सा क्या हो, कम हो। तो क्या होता है आपका कि बी एफ इक्वल टू पी एफ, ये बी और एफ इक्वल टू पी एफ। ठीक है, बी एफ इक्वल टू पी एफ, ये बोलता है। क्यों होता है ये क्यों हो रहा है, यदि बिंदु बी दर्पण के ध्रुव, ये बी है वो दर्पण के ध्रुव के अत्यंत समीप हो और दर्पण की वक्रता क्या हो, छोटी हो, तो क्या बोला है कि जो बी एफ है वहाँ पी एफ के बराबर है। ये पी है आपका और ये क्या है, एफ है, तो पी एफ के बराबर है। ये बी एफ है वो पी एफ के क्या है, बराबर है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण, रुकिए, हम लोग किसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं सी एफ और बी एफ जो माने, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, अब समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से क्या क्या हो सकता है, यहाँ देखिए कि बी एफ बराबर पी एफ है, बी एफ बराबर पी एफ है। वो कहाँ से, यह बताया मैंने कि बी दर्पण के ध्रुव पी के अत्यंत समीप, बी दर्पण के जो ध्रुव है पी उसके अत्यंत समीप है, अतः दर्पण की वक्रता और दर्पण की वक्रता क्या है, कम है। तो क्या हो जाएगा, बी एफ, ये बी एफ इक्वल टू पी एफ, है ना। तो समीकरण 4 और समीकरण 3 में यहाँ पर 4 को कर देते हैं हम लोग। ठीक है, और समीकरण 3 में हमने क्या लिखा था, सी एफ बराबर बी एफ और बी एफ बराबर पी एफ। तो देखिए बी एफ यहाँ पर भी है, बी एफ यहाँ पर भी है, और जो बी एफ है किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है, और इधर का बी एफ है वो पी एफ के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, आपका जो पॉइंट है
जो सी एफ है, ये जो सी एफ है वह सी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि बी एफ बराबर सी एफ है ना, और इधर बी एफ बराबर पी एफ है, तो क्या हो जाएगा कि पी एफ बराबर सी एफ। अर्थात कह सकते हैं हम लोग कि समीकरण 3 एवं 4 से क्या हो जाएगा कि सी एफ बराबर पी एफ। यहाँ पर कोष्टक में लिख सकते हो, नहीं लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर में लिख दें तो ठीक है। ये हो गया समीकरण 3 एवं 4 से। तो सी एफ बराबर पी एफ, ये तो क्लियर कर लिया हम लोग, है ना। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 5 हो गया, समीकरण 5 मान लिया है ना। चलिए थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं बात हमारी, है ना। और समीकरण 5 से कहाँ से लेना है उसको याद रखना है आपको, कि समीकरण 5 यहाँ पास है आपके पास, है ना। अब चलिए, अब हम लोग जानते हैं प्रश्नानुसार प्रश्न क्या होता है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पहले इसको लिखना पड़ेगा कि एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पी सी। पी सी मतलब क्या है भाई? पी और सी, ये पी सी कौन है? ये पी सी है आपका वक्रता त्रिज्या, यह कह सकते हैं हमारा पूरा पूरा ये मुख्य अक्ष है सी पी, ठीक है। लेकिन पी सी बोला जा रहा है, मतलब ये जो पी सी है वह आपका वक्रता त्रिज्या है। हम लोग क्या जानते हैं, पी सी बराबर सी एफ। सी एफ कौन है भाई? ये सी एफ है, सी एफ प्लस पी एफ। पी एफ तो ये तो आप देखकर चित्र के अनुसार हम लोग जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं कि ये जो पी सी है, पी और सी है वो किसके बराबर है? पी सी किसके बराबर है कि पी और एफ और सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? पी सी मिलेगा। अर्थात पी सी, ये जो पी सी है इसकी पूरा लंबाई कैसे होगा? जब हम क्या करेंगे, सी एफ और एफ पी या पी एफ बोल सकते हैं उसको, पी एफ को दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्राप्त होगा। ये तो क्लियर है ना, हमको पता है ना कि पी सी बराबर क्या होता है, पी एफ धन एफ सी, जिसको मैंने कैसे लिखा है कि पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, ये लिखा है मैंने, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं। तो पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, ये क्लियर हो गया आपको। चलिए, और समीकरण में आप जानते हैं कि सी एफ, समीकरण 5 हम लोग जानते हैं, 5 में क्या जानते हैं कि सी एफ बराबर क्या होता है, पी एफ होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको नीचे नहीं लिख कर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चित्र ऊपर ले जाऊँगा तो चित्र थोड़ा मिट जाएगा, है ना। तो इससे अच्छे यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग कि पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, है ना। तो आप जानते हो कि समीकरण 5 में क्या लिखा है, सी एफ बराबर पी एफ है, तो हम लोग सी एफ की जगह हम लोग पी एफ को डालेंगे। किसको डालेंगे? पी एफ को। तो ये हो जाएगा आपका पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, 2 बार पी एफ आ गया, क्यों? क्योंकि सी एफ की जगह कौन आ गया, पी एफ आ गया, हो गया, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ से हम लोग कैसे करना है। आप जानते हो कि ये पी एफ कौन है, पी एफ कौन है? पी एफ आपका फोकस है। क्या है? फोकस, ठीक है, क्या है? फोकस। तो हमारे पास 2 पी एफ है, तो पी सी बराबर 2 पी एफ हो जाएगा, 2 पी एफ, है ना। यदि हम पी एफ को पक्षांतर करते हैं, ठीक है, तो ये आपका गुणा है 2 के साथ, 2 पी एफ इधर हो जाएगा आपका पी एफ, सॉरी, तो थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पी सी और अपान आपका गुना है तो इधर हो जाएगा भाग आपका पी एफ बराबर 2, है ना, ये हो जाएगा। तो यदि हम लोग इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं, है ना, ध्यान से, तो आप देखेंगे कि हमको पी एफ का मान चाहिए ना, फोकस का मान चाहिए, ठीक है। तो पी एफ बराबर, ठीक है, पी एफ बराबर पी सी अपान 2। यदि 2 को हम लोग इधर लाते हैं और पी एफ को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर पी सी अपान 2। तो चलो यहाँ पर हमारा जो लास्ट आया उसका क्या नाम है, पी एफ बराबर
इसको और नीचे में जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहा हूँ मैं, है ना, कि पी एफ बराबर पी सी अपान 2 ऐसा लिखा हुआ है ना। तो ये पी एफ कौन है? पी एफ आपका क्या है? पी एफ फोकस है, फोकस बराबर ये पी सी कौन है? पी सी क्या है आपका? वक्रता त्रिज्या है। क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या बटा ये दो कौन है? दो तो दो ही है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि हमको ये निकालना था कि फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधा होती है, ठीक है, जो आपके पास निकल गया। अर्थात फोकस दूरी बराबर 1/2 गुणित वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। अर्थात एफ बराबर वक्रता त्रिज्या हम प्रयुक्त करते हैं आर से, और ये दो, तो ये हो गया, ये सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? कि फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। आधी मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1/2 गुणित आर है ना, यहाँ पर r/2 लिख दें उसको, जैसे कि 1/2 गुणित आर से कर देंगे ना इसको, तो आर उधर को इसलिए लिख लिया। तो आर मतलब क्या है आपका? वक्रता त्रिज्या हो गया। और ये मतलब फोकस है वहाँ वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, ठीक है। क्या होती है? आधी होती है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट सिद्ध हो गया, ठीक है, कि ये किसकी? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस। इसको रिपीट करके देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे का जो पॉइंट है वो है आवर्धन, है ना। मैग्निफिकेशन क्या है? चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, कोई भी गोली दर्पण है उसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षिक विस्तार है। विस्तार मतलब फैला एक प्रकार से, है ना। वह अपेक्षिक विस्तार है जिससे यह ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। मतलब कि मान लो जाए ये एक वस्तु हो गई, वस्तु, ठीक है, और ये हो गया आपका कोई भी गोली दर्पण, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, जो भी हो, है ना, ठीक है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, उत्तल दर्पण सामने बनता है, सॉरी उत्तल में पीछे में बनता है, अवतल में सामने बनता है, यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब। क्या बन गया? प्रतिबिंब। अब इसका मतलब ये कि इस वस्तु के अपेक्षा इस प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा है कि वस्तु के बराबर है, यही चीज को बतलाने वाला वही कहलाता है आप उसका आवर्धन। मतलब कहा जाए इसकी आवर्धन ये निर्धारित करता है कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। तो गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यह वह अपेक्षिक विस्तार है, वह अपेक्षिक विस्तार है जिसमें यह ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है ना। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई उसके अनुपात के रूप में हम लोग इसको क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, किसको? आवर्धन को, है ना। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि यदि वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई एल हो, ठीक है, यदि वस्तु की ऊंचाई, यदि कोई भी वस्तु लेते हैं, यदि वस्तु की ऊंचाई, सॉरी, यदि वस्तु की ऊंचाई एच यहाँ पर कोष्टक में करते हैं, यदि वस्तु की ऊंचाई एच तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई एल हो तो गोली दर्पण द्वारा प्राप्त आवर्धन एम बराबर एम प्राप्त होगा। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब एल, ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई बराबर एच। मतलब ये आवर्धन का एक सूत्र निकल के हमारे लिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, इससे हम लोग वस्तु के लिए एक को नीचे रखेंगे और प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर ऊपर रखते हैं तो इसको हम लोग अगर भाग करते हैं तो हमको आवर्धन मिल जाएगा। अर्थात m = L/H। चलिए अब कुछ ऐसे नियम से उदाहरण देख लेते हैं जिसके माध्यम से हम लोग आवर्धन के आधार पर क्या प्राप्त करेंगे। बहुत ही एकदम अलग से नियम है ये कि आवर्धन m वस्तु की दर्पण से दूरी u तथा प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v से भी संबंधित है ना। अर्थात एकदम सिंपल बात है कि आवर्धन m है वो वस्तु की दर्पण से दूरी, ये वस्तु है और यहाँ से दर्पण की दूरी, ठीक है। तो आवर्धन वस्तु की दर्पण की दूरी अर्थात u तथा प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, यहाँ पर प्रतिबिंब बना है तो यहाँ पर दर्पण के बीच की दूरी, ठीक है, ऐसे उत्तल दर्पण बना देते हैं, है ना। ये प्रतिबिंब बना है और ये दर्पण है
और ये वस्तु है, ये दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण की बात करेंगे तो भी ऐसे हो जाएगा। तो आवर्धन वस्तु के दर्पण से दूरी, वस्तु की, ये वस्तु और दर्पण की दूरी तथा प्रतिबिंब की दर्पण से, प्रतिबिंब की किसे दर्पण से दूरी v से भी संबंधित है, जो कि इस प्रकार है। देखिए m बराबर हो जाएगा माइनस v अपान u, अर्थात ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है, दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बटा वस्तु की दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी। ठीक है, ये नीचे वाला, और ये वाला, यह क्या है, ऊपर वाला क्या है कि प्रतिबिंब की, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका वह दर्पण से दूरी, ये उसका क्या कहलाएगा, आवर्धन। अब कुछ ऐसे नियम और ट्रिक्स देख लेते हैं, है ना, कि कैसे कैसे मान निकलेगा। यदि एल का मान, ठीक है, यदि क्या है, एल का मान है वो एच का मान है। एल का मान किसका है भाई, एल का मान है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच किसका है, वस्तु की ऊंचाई। यदि प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई बराबर है तो एल अपान एच बराबर 1, उसका आवर्धन 1 होगा, है ना। यदि एल और एच का मान क्या है, बराबर है, यही समझना है आपको। यदि एल और एच का मान मतलब वस्तु का प्रतिबिंब और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई यदि बराबर हो, तब क्या होता है, एल अपान एच बराबर हो जाता है आपका 1। कितना होता है, 1, है ना, क्योंकि दोनों बराबर है ना। अब यदि आवर्धन 1 के बराबर हो तो, यदि आवर्धन कितने बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगी। जो आवर्धन हमको जो प्राप्त हुआ है, आवर्धन जो प्राप्त हुआ है वहाँ यदि 1 के बराबर हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब वस्तु की क्या होगी, बराबर होगी। मतलब यहाँ पर ये वस्तु है, ये दर्पण है, और यहाँ पर प्रतिबिंब है। तो दर्पण और वस्तु और ये जो प्रतिबिंब, उसकी वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। यदि आवर्धन कितना आता है, 1 आता है तो, ठीक है। यदि आवर्धन 1 के बराबर हो, आवर्धन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगी। प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब है वो किसके बराबर होगी, वस्तु के बराबर होगी। अब दूसरा बात देखते हैं, यदि इस स्थिति में होगा, ये क्या है, एच क्या है आपका, एच आपका है वस्तु की ऊंचाई, है ना, और ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर ज़्यादा है ना, मतलब ये कैसे होता है कि यदि 1/h का मान, यदि आवर्धन है 1 से ज़्यादा है, एक बड़ा है ना, बड़ा, ये आवर्धन है, ये L/h मतलब क्या है, ये आवर्धन है, और 1 से क्या है, बड़ा है, 1 से क्या है अपना, बड़ा है। यदि आवर्धन 1 से अधिक होता है, 1 से क्या होता है, अधिक होता है, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या करेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब तीसरा देखते हैं कि यदि आवर्धन 1 से कम हो, ये जो L/h है वो आवर्धन है, वो क्या है, 1 से क्या है, छोटा है, छोटा चिन्ह है ना, 1 से छोटा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। मतलब जो प्रतिबिंब है वो क्या आ जाएगा, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ये वस्तु का प्रतिबिंब है, ठीक है, सॉरी, वस्तु की ऊंचाई है, और ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। और ये वस्तु की ऊंचाई है, और ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, बड़ी होगी। यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक होता है, तो इस तरह से आवर्धन क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा मेन टॉपिक है। और कुछ हम लोग चलते हैं, गोली दर्पण यहाँ से ख़त्म हो गया। अब हम लोग लेंस पढ़ेंगे कल, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि गोली दर्पण के कुछ उपयोग से हैं। उपयोग है, क्या क्या उपयोग है, नॉर्मल देख लीजिए कि अवतल दर्पण का उपयोग, गोली दर्पण का उपयोग ना, गोली दर्पण में अवतल दर्पण की बात करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टार्च, सर्च लाइट, वाहन के अग्रदीप में किया जाता है। अग्रदीप मतलब जो सामने में हेडलाइट होता है उसमें। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग प्रायः सैलून में नए लोगों द्वारा किया जाता है। ये तो नॉर्मल जानकारी हो गया, ठीक है। अब उत्तल दर्पण के उपयोग, तो उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पीछे वाहन को देखने के लिए किया जाता है ना। इसके उपयोग से वाहन के ड्राइवर पीछे के दूर दूर के वाहनों को देख सकते हैं तथा सीधे सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है, दर्पण वाली जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया। चैप्टर नहीं, टॉपिक है वो क्लियर हो गया। और कल से हम चलेंगे लेंस में अपवर्तन को, ठीक है।